अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भारत के दौरे पर आज सुबह दिल्ली पहुंचे। पालम एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें रिसीव किया। एयरपोर्ट पर ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वैंस पत्नी उषा और बच्चे इवान, विवेक और मीराबेल के साथ दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर गए। वो वहाँ करीब 1 घंटे तक रुके। अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये जेडी वैंस का पहला आधिकारिक भारत का दौरा है। पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात जारी है। और अमेरिका के साथ ट्रेड डील के लिए ये हफ्ता काफ़ी अहम रहने वाला है। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भारत दौरे पर है, वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी अमेरिका के दौरे पर गई हैं। डिटेल समझते हैं, लक्ष्मण रॉय के पास चलते हैं। लक्ष्मण जी, बताइए कि इस हफ्ते क्या क्या हलचल दिखाई दे रही है? देखिए, इस हफ्ते की शुरुआत जो है वो सबसे पहले हो रही है आपको अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भारत दौरे से। हालांकि भारत दौरे पर जब से आए तब से उनके प्यारे बच्चे और उनके भारतीय परिधान काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में लोगों को लुभा रहे हैं। लेकिन ये इससे अलग हट करके भारत और यूएस के बीच डील के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री आवास पर जेडी वेंस और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हो रही है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में यूएस इंडिया के बीच जो ट्रेड डील होनी है उसका एक मोटा खाका क्या हो सकता है, उस पर चर्चा होने की संभावना है। अमेरिका से भारत क्या अपेक्षा रखता है और भारत से अमेरिका क्या अपेक्षा रखता है, उसकी मोटे तौर पर लब्बो-लुआब यहाँ पे तय हो सकता है। हालांकि डील साइन होने जैसी बात यहाँ बैठक में नहीं होने जा रही है, लेकिन डील की एक जमीन यहाँ पे ज़रूर तैयार हो जाएगी। और इसकी सबसे खास बात यह है कि आज इस सारे बातों करने के बाद जेडी वेंस जाएंगे, जयपुर जाएंगे, उसके बाद आगरा जाएंगे। कल जयपुर का इनका है प्लान, 23 तारीख को आगरा जाएंगे, फिर 24 को सुबह सुबह वापस चले जाएंगे। लेकिन इस बीच यहां से भारत से चीफ नेगोशिएटर राजेश अग्रवाल, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी उद्योग मंत्रालय में, वो जा रहे हैं यूएस। और वो जा रहे हैं औपचारिक तौर पर यूएस और इंडिया के बीच ट्रेड डील के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए। वहां पे 90 दिन की जो डेडलाइन है उससे पहली किस्त की ट्रेड डील करने की कोशिश सरकार कर रही है। तो पहली किस्त में जो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, जहां पे बहुत ज़्यादा तनाव नहीं है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील प्रोडक्ट नहीं है, वहां पे ट्रेड डील कैसा हो उसकी रूपरेखा तय की जाएगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण दौरा होगा चीफ नेगोशिएटर राजेश अग्रवाल का, जो कि 3 दिन के दौरे पर जा रहे हैं यूएस। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं यूएस, और यूएस का उनका दौरा 25 अप्रैल तक चलेगा। हालांकि वैसे तो वो IMF की बैठक में हिस्सा लेंगी, वर्ल्ड बैंक की बैठक में हिस्सा लेंगी, लेकिन इन सब के अलावा 2 बैठकें काफी महत्वपूर्ण है। वहां के जो IT कंपनी के दिग्गज है, फंड मैनेजर दिग्गज हैं, उनके साथ उनकी बैठक होने वाली है। साथ ही साथ उनके काउंटर पार्ट जो ट्रेजरी सेक्रेटरी, उनके साथ बैठक होने वाली है। माना जा रहा है यहां भी भारत अपना पक्ष रख सकता है कि ट्रेड डील से भारत क्या अपेक्षा रखता है, भारत यूएस के साथ कारोबार को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है। तो मुझे लगता है कि ये हफ्ता ट्रेड डील तो नहीं होगी, लेकिन ट्रेड डील की एक तस्वीर आपके सामने निकलकर आती दिख सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। तो ये काफ़ी अहम हफ्ता है, और जैसा कि लक्ष्मण ने बताया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका के दौरे पर है और सैन फ्रांसिस्को में भारतीय समुदाय को उन्होंने संबोधित किया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस साल के अंत तक अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की उम्मीद है। Keenness with which we are engaging with the US administration, even as I talk, I think the Vice President of United States of America is in India. He will be engaging with the Prime Minister hopefully this evening or tomorrow. In between all this, the additional USTR had visited India to see the progress or to engage with the negotiating team who's dealing with the tariff-related negotiation and with the bilateral trade agreement that we want to sign. In fact, the progress of the agreement or the trade agreement that we are working on, at least a first tranche, is something which we hope to conclude by the fall this year. इधर मार्च में कोर इंडस्ट्री की रफ्तार में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली है। मार्च में 8 कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ 3.4% से बढ़कर 3.8% हो गई है। इस दौरान क्रूड ऑयल प्रोडक्शन -5.2% से बढ़कर -1.9% पर आ गया है। स्टील प्रोडक्शन 6.9% से बढ़कर 7.1% हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी ग्रोथ दिखी है, ये 3.6% से बढ़कर 6.2% हो गया है। और सीमेंट प्रोडक्शन
10.8% से बढ़कर 11.6% रहा है। मार्च में कोल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं कोर सेक्टर डेटा जारी होने की तारीख भी बदल दी गई है। अब कोर सेक्टर का डेटा हर महीने की 20 तारीख को जारी होगा। और अब बात करते हैं बाजार की। बाजार में तेजी का दौर लगातार जारी है। पांचवा दिन लगातार सेंसेक्स निफ्टी बढ़त पर बंद हुए हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन निफ्टी 274 पॉइंट चढ़ा और सेंसेक्स ने 855 पॉइंट की बढ़त तेजी हासिल की। वहीं निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक पहली बार 55,000 के पार पहुंचा। आज के बाजार में बैंकिंग, आईटी शेयरों में धुआंधार तेजी देखने को मिली और बाकी डिटेल्स बता रहे हैं यतीन मोता। क्लियरली आज निफ्टी बैंक में ऑल टाइम हाई और बाजार में शानदार तेजी हफ्ते की शुरुआत में देखने को मिली। निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो ऑब्वियसली आईटी स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक का सहारा तो था ही। इसके अलावा टेक महिंद्रा, ट्रेंट, इंडसइंड बैंक और पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। 2 से 5% के बीच में यहाँ मोमेंटम आपको आता हुआ नजर पड़ा। अदानी पोर्ट्स एक एक्विजिशन के अनाउंसमेंट के बाद लगभग 1.25% लुढ़का। HDFC लाइफ, ITC और HUL जैसे काउंटर्स में आपने थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग का माहौल देखा। अगर हम मिड कैप्स की बात करें तो आइडिया सेल्युलर लगभग 10% आपको मोमेंटम में दिखा। सुजलॉन, टाटा एलेक्सी और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे काउंटर्स में भी शानदार तेजी का माहौल रहा। अगर हम निफ्टी के मिड कैप लूजर्स की बात करें तो मैरिको, मैक्स इंडिया, कोल इंडिया, कोलगेट और NTPC एनर्जी जैसे काउंटर्स में थोड़ी बहुत आपको हल्की फुल्की सुस्ती दिखी। हालांकि ऑयल एंड गैस शेयर्स में ज़बरदस्त दमखम था। गेल जैसे काउंटर्स में 5% का अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। इसके अलावा MGL, IGL जैसे गैस स्टॉक्स में खरीदारी का मूड था और IOC के काउंटर में भी आपने लगभग 3.25% के आसपास की तेज़ी देखी। और सोना लगातार चमक रहा है। इस बार रफ्तार कुछ अलग ही है। MCX पर सोने ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाया है। ना सिर्फ इंटरनेशनल टेंशन बल्कि आने वाली अक्षय तृतीया जैसे फेस्टिवल से भी सोने की डिमांड बढ़ने वाली है। डिटेल्स बता रही है मनीषा गुप्ता। सोने की रिकॉर्ड हाईज की जो बढ़त है वो यहाँ पर जारी है। $3400 पर आउंस के लेवल्स अब हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं और सिर्फ डॉलर टर्म्स में नहीं, बाकी काफ़ी सारी करेंसीज में सोने ने यहाँ पर ऑल टाइम हाईज बनाया है। इंडियन मार्केट्स की अगर बात की जाए तो अगर मेकिंग चार्जेस और GST 3% का यहाँ पर जोड़ दिया जाए तो ₹1,00,000 प्रति 10 ग्राम पर अब सोने के प्राइसेस आ पहुँचे हैं। इस साल में अब तक 29% की तेज़ी है। पिछले 12 महीनों की अगर बात की जाए, पिछले 1 साल की, तो 45% से ज़्यादा रिटर्न सोने ने आपको यहाँ पर दिए हैं। एब्सोल्यूट सेफ हेवन बाइंग है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, 3 साल के लोज पर वहाँ कारोबार है। बॉन्ड यील्ड्स की हालत ख़राब है। जिस तरह से टैरिफ्स की अनसर्टनिटी मार्केट्स में ऑलरेडी है और जैसे US के प्रेसिडेंट ने कहा है कि अब वो क्रिटिकल मिनरल इंपोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि US फेड की जो इंडिपेंडेंस है वो सही नहीं है और शायद US फेड चीफ पॉवल को यहाँ पर डिसमिस कर देना चाहिए। तो ये सारी स्टेटमेंट्स का एक इम्पैक्ट हमने यहाँ पर सोने में एज अ सेफ हेवन आता हुआ देखा है। आगे जाते हुए भी बाजार को लगता है कि जिस तरह से यूरोपियन यूनियन ने इंटरेस्ट रेट्स घटाए हैं उसका फ़ायदा सोने को मिला है। साथ ही साथ US को भी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स का कट करने होंगे आगे जाकर। रिसेशन की चिंताएं अभी भी बाजार में बरकरार हैं। US ईरान से क्या बात करते हैं, US और चाइना में ट्रेड टैरिफ्स को लेकर क्या होता है, तो ये सारी की सारी अनिश्चितताएं जो हैं वो सोने को एज ऑफ नाउ फेवर कर रही हैं। कहीं ना कहीं बाजार को लगता है कि यहाँ से भी और तेज़ी देखने को मिल पाएगी। 3500, 3700, $4,000 पर आउंस तक के लेवल्स की भी यहाँ पर बात की जा रही है। लेकिन मार्केट्स को लगता है कि इनमें से कोई भी अनसर्टनिटी अगर सॉर्ट होती हुई नजर आएगी तो एक 8, 10, 12, 15% तक की भी मुनाफा वसूली सोने में यहाँ पर फिर मार्केट देख पाएगा। तो क्लियरली एज ऑफ नाउ जिस तरह की अनचार्टर्ड टेरिटरी में सोना है, मार्केट्स को लगता है मोमेंटम ऑन द हायर साइड है, लेकिन कभी भी एक मुनाफा वसूली यहाँ पर आ सकती है। बदर्शते तब तक ₹1,00,000 प्रति 10 ग्राम के लेवल सोने के हैं अगर आप आज यहाँ पर बाहर जाके सोने की शॉपिंग करना चाहें तो। भारतीय टेक प्रोफेशनल्स का अमेरिका में काम करने का सपना टूटता नजर आ रहा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसी कंपनियां अपने वर्कफोर्स में कटौती कर रही हैं। H-1B वीज़ा को लेकर स्क्रूटनी बढ़ गई है। देखिए ये रिपोर्ट। दशकों तक भारतीय IT प्रोफेशनल्स का एक सपना रहा है अमेरिका और सिलिकॉन वैली में काम करना, लेकिन अब वहां IT प्रोफेशनल्स को नई नई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनका सपना टूटता नजर आ रहा है।
गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसी कंपनियां अपनी वर्कफोर्स में कटौती कर रही हैं। पिछली तिमाही में कंपनियों ने अपनी वर्कफोर्स में करीब 3000 लोगों की कटौती की है। इसके साथ ही सैलरी हाइक, नई भर्ती पर रोक और बेंच सिटिंग भी कम हो गई है। अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर स्क्रूटनी भी बढ़ गई है। ये मेरे हिसाब से पूरी तरह से फैक्टर नहीं हो रहा है कि जो एफिशिएंसी आपको मिल रही है एआई के कारण, उसके कारण जो है हो सकता है कि आपको नियर टर्म मार्जिन शायद कंपनी में इम्प्रूवमेंट भी हो, लेकिन जो रिक्वायरमेंट होती है आईटी प्रोफेशनल की, स्पेशली कोडर्स, अब जो है कंसल्टेंट थोड़ा आप अलग रखिए जो कि इंडियन आईटी ज्यादा करते नहीं है, लेकिन जो बेसिक कोडिंग है वो काफी हद तक जो है आपको कम लोगों से कर पाएंगे। दूसरी तरफ अमेरिका के टैरिफ वॉर ने अनिश्चितता का माहौल बना दिया है। अमेरिकी और यूरोपियन कंपनियां अपने आईटी बजट में लगातार कटौती कर रही हैं। नतीजा करीब $280 बिलियन की भारत की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी दबाव में है और आईटी कंपनियों के नतीजों में रेवेन्यू ग्रोथ पर असर दिख रहा है और आगे के लिए गाइडेंस भी काफी कमजोर है। आईटी के स्टॉक्स बहुत सस्ते तो नहीं रहे और अगर आप उनकी पिछले साल भर की ग्रोथ देखें तो ये भी कोई ऐसा सुपर नॉर्मल ग्रोथ है नहीं है। उनके जो पीछे के 5-6 साल की जो ग्रोथ है उसके कंपैरिजन में अब ग्रोथ काफी कम हो गई है। तो अगर ये ग्रोथ ठहराव की तरफ जा रही है तो क्या हमें उनको इतनी ज्यादा वैल्यूएशन देनी चाहिए, ये एक सवाल उठता है। अभी अमेरिकी कंपनियां अनिश्चितता के चलते सभी कॉन्ट्रैक्ट टाल रही हैं। लिहाजा जब तक टैरिफ का मसला किसी अंजाम तक नहीं पहुंच जाता, आईटी कंपनियों के लिए राह आसान नहीं होगी। असीम मनचंदा, दिल्ली। राहुल गांधी के विदेश में दिए गए एक और बयान पर फिर से सियासी घमासान छिड़ गया है। राहुल गांधी ने अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या और मतदान प्रतिशत में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की ओर इशारा करते हुए गंभीर सवाल उठाए और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। People voted in the Maharashtra assembly elections. Then there are adults in Maharashtra. This is the fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen. It's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी को लीडर विद नो पोजीशन बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी को देशद्रोही करार दे दिया। आज वो विदेश की भूमि में जाकर भारत और भारत के महान लोकतंत्र को अपमानित कर रहे हैं, उसे बदनाम कर रहे हैं। और विडंबना देखिए, जब यूएस के उपराष्ट्रपति भारत में है, उस समय यूएस की भूमि में जाकर भारत को अपमानित और भारत के लोकतंत्र के खिलाफ कहना, यह आदत ऐसी ही है कांग्रेस पार्टी की। तो यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे लगातार विवाद में बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को लेकर उनके बयान से बीजेपी ने खुद को अलग कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और गवर्नर के लिए बिलों पर फैसला लेने की एक समय सीमा बताई थी। इस पर निशिकांत दुबे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट देश को अराजकता की तरफ ले जा रहा है और देश में गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। बाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान दिया कि निशिकांत के विचार निजी हैं और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं निशिकांत के बयान पर अदालत की अवमानना का केस चलाने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। इसी बीच निशिकांत दुबे ने एक और विवादास्पद बयान दिया है। निशिकांत ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी को मुस्लिम इलेक्शन कमिश्नर बताया। कुरैशी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि वक्फ कानून के जरिए सरकार मुसलमानों की जमीन हथियाने की साजिश कर रही है।
इस पर निशिकांत दुबे ने जवाब दिया कि आप एक चुनाव आयुक्त नहीं, एक मुस्लिम चुनाव आयुक्त हैं। आपके कार्यकाल में झारखंड के संथाल परगना में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर बनाया गया था। और कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा है कि एसवाई कुरैशी को सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया है क्योंकि वो मुसलमान हैं। अगर मुस्लिम आयुक्त होते तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती थी। और बीजेपी इस बयान पे क्यों खामोश है? कुरैशी साहब एक ईमानदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ईमानदारी के साथ उन्होंने चुनाव कराए हैं। इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये कंपटीशन लगा है कि मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कौन बोल सकता है। वहीं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साजिद रशीदी ने कहा है कि देश के मुसलमान बीजेपी की तरफ देख रहे हैं। ऐसे में निशिकांत के बयान पर पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ मुसलमान नाम होने की वजह से उनको कहीं ना कहीं टारगेट कर देना, ये भी देश के लिए अच्छा नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूँ इस बात को। जो भी बीजेपी के आला कमान हैं उनको थोड़ा सा इस बात के लिए समझना चाहिए। बिला वजह की टिप्पणियां करना, इनसे पार्टी का ग्राफ नीचे जाता है, पार्टी पर असर पड़ता है, सरकार पर असर पड़ता है। इसको कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये वक्त जो है ऐसा है कि मुसलमान बीजेपी की तरफ देख रहा है। तो कोर्ट के एक्टिविज्म और संसद की सर्वोच्चता को लेकर बहस एक बार फिर से शुरू हो गई। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। क्या हो लक्ष्मण रेखा? 7:57 पर जरूर जुड़िए। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक रनवे बंद होने के बाद कई उड़ानों में देरी देखी गई। इसके चलते हवाई यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है और यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी भी निकाली है। इस स्थिति को देखते हुए एविएशन मंत्री ने टर्मिनल 3 का औचक निरीक्षण किया और मंत्रालय में इस पर अहम बैठक की। ज़्यादा जानकारी के साथ रोहन सिंह है हमारे साथ। बताएं रोहन, क्या चल रहा है? जी, अभी से थोड़ी देर पहले सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें कि दिल्ली एयरपोर्ट के जो अधिकारी हैं वो शामिल थे, जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अधिकारी थे, और इसको जो चेयर किया खुद सिविल एविएशन मिनिस्टर ने किया। जो मुद्दा था, ये पिछले 2-3 दिनों से जो भारी डिले का सामना करना पड़ रहा है दिल्ली एयरपोर्ट पे तमाम जो फ्लाइट्स है। अगर कल सिर्फ रविवार की बात करें, अगर अराइवल और डिपार्चर को मिला दिया जाए तो करीब 900 से ज़्यादा डिलेज थे पिछले 2-3 दिनों में। इस तरह के डिलेज हैं और इसका जो मेन कारण है, एक रनवे नंबर 28/10 जो है वो बंद है। वो अपग्रेडेशन के लिए उसको बंद किया गया था और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिलेज हुई हैं पिछले 2-3 दिनों में। लोगों ने अपना गुस्सा निकाला सोशल मीडिया के ऊपर। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इसकी प्लानिंग पहले से हो गई थी तो आखिर कहाँ चूक हुई है, क्योंकि ये सब कई महीने पहले बता दिया गया था तमाम एयरलाइंस को, और साथ ही जो प्लानिंग थी उसको पहले करनी चाहिए। तो इन्हीं सभी मुद्दों पर आज सिविल एविएशन मिनिस्टर ने एक बैठक बुलाई और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं टर्मिनल 3 इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के, वहाँ पर निरीक्षण चल रहा है और यात्री सुविधाओं में कोई दिक्कत ना हो, यात्रियों को परेशानी ना हो, इसके लिए इस वक्त निरीक्षण ले रहे हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू। और जो अभी बातचीत चल रही है कि मरम्मत का जो काम है वो कुछ समय के लिए टाल दिया जाए, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां हैं, बहुत ज़्यादा फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ने जा रही है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होने जा रहे हैं। तो ये हो सकता है, ये संभावना है कि जो मरम्मत का काम है उसको कुछ महीनों के लिए टाल दिया जाए। मई से दोबारा से ये रनवे शुरू हो सकता है, लेकिन तब तक जो है ये डिले जो है लगातार जारी रहने की आशंका है। फिलहाल अभी जो पूरी मीटिंग हो रही है वो इस बात पे है कि कैसे जो यात्रियों को दिक्कत है उसको कम किया जा सके, और उसको लेकर अभी जो है पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहन। बढ़ते हैं खबरों में आगे। इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को रैपिड ट्रेन यानी नमो भारत, अमृत भारत जैसी ट्रेनें और 2 नई पैसेंजर ट्रेनों की सौगात देंगे। ट्रेन ही नहीं बल्कि हवाई और सड़क यातायात के जरिए किस तरीके से बिहार में कनेक्टिविटी का विस्तार अगले कुछ महीनों में होने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट में। वंदे भारत के साथ अब बिहार को राज्य की पहली नमो भारत रैपिड ट्रेन मिलने वाली है।
24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बिहार में चलने वाली पहली इंटरसिटी ट्रेन में मेट्रो जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। आपको बता दें, पटना से जयनगर पहुंचने में अभी 6 से 7 घंटे लगते हैं, जबकि नमो भारत रैपिड ट्रेन के जरिए ये सफर 4.5 से 5 घंटे के बीच तय हो जाएगा। नमो भारत रैपिड ट्रेन के अलावा पीएम मोदी सहरसा से मुंबई के बीच अमृत भारत ट्रेन को वर्चुअली रवाना करेंगे। बिहार को रेलवे की ओर से कई बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिसमें 900 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। सुपौल पिपरा न्यू लाइन, खगड़िया लौली न्यू लाइन और हसनपुर बिथान न्यू लाइन जो है वह राष्ट्र को समर्पित की जाने वाली है। इसके अलावा 4 नई ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ किया जाने वाला है, जिसमें अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, नमो भारत रैपिड रेल और 2 पैसेंजर गाड़ियां शामिल हैं। रेल के अलावा इस साल बिहार को नए एयरपोर्ट और रोड प्रोजेक्ट्स की सौगात भी मिलने जा रही है। पटना एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जा रहा है, साथ ही बिहटा में एक ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट भी बनेगा। पूर्णिया एयरपोर्ट का काम अगले 3 से 4 महीने में पूरा हो जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की भी तैयारी जारी है। इसके अलावा रक्सौल, भागलपुर, राजगीर और मधुबनी में भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम शुरू हो सकता है। सड़क परियोजनाओं की बात करें तो पटना आरा सासाराम हाईवे, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, मोकामा मुंगेर 4 लेन सड़क और पटना बेतिया एक्सप्रेसवे का काम भी तेजी से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। रोहन सिंह के साथ दीपाली नंदा, दिल्ली। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेटर्स पर पैसों की बारिश कर दी है। इस बार बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 34 खिलाड़ियों को जगह दी गई है। किस खिलाड़ी को किस ग्रेड में रखा गया है और उन्हें कितना पैसा मिलेगा, बता रहे हैं विपिन भट्ट। बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान हो गया और खिलाड़ियों पर पैसों की बरसात हुई। आइए आपको बताते हैं कि किसको जगह मिली है, कौन हुआ है बाहर और किसको कितना पैसा मिलने वाला है। तो सबसे बड़ी खबर है कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन, जिनकी खटपट हो गई थी बीसीसीआई के साथ, लेकिन अब इस साल इन्हें एंट्री दे दी गई है। इसके अलावा जिन खिलाड़ियों को यहां पर नई एंट्री मिली है उसमें शामिल है अभिषेक शर्मा, नीतीश रेड्डी, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते पहली बार इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन रहे हैं। साथ ही अब ग्रेड वाइज आपको बताते हैं तो ये 4 प्रमुख खिलाड़ी टीम इंडिया के, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, इन्हें A+ ग्रेड में रखा गया है। मिलेंगे 7 करोड़ रुपए इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। ग्रेड A में शामिल है मोहम्मद सिराज, KL राहुल, शुभमन गिल, हकदार होंगे 5 करोड़ रुपए के। और इनके साथ इसी ग्रेड में शामिल है हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत। ग्रेड बी में जिन खिलाड़ियों ने जगह बनाई है उनमें है सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल। 3 करोड़ रुपए इनको मिलेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए और यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर को भी यहां जगह दी गई है। ग्रेड सी में सबसे ज्यादा खिलाड़ी 19 खिलाड़ियों को यहां मौका मिला है। इसमें ईशान किशन, जिनकी वापसी हो रही है, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई और संजू सैमसन शामिल है। इनके अलावा ऋतुराज गायकवाड़, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा को भी यहां मौका मिला है, पाएंगे 1 करोड़ रुपए। रजत पाटीदार, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, नीतीश कुमार रेड्डी इज अ पार्ट ऑफ ग्रेड सी। और इसके अलावा अभिषेक शर्मा, न्यू एंट्रेंट आकाशदीप, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा को भी यहां जगह मिली है। किन्हें इस बार कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का मौका नहीं मिल पाया उसमें शामिल है शार्दुल ठाकुर, रविचंद्र अश्विन जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली है और जितेश शर्मा। इसके अलावा KS भरत और आवेश खान को भी इस बार कॉन्ट्रैक्ट का न्योता नहीं आया है। ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का आज निधन हो गया। 88 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। पोप फ्रांसिस कई दिनों से फेफड़ों के इन्फेक्शन से पीड़ित थे और रोम के जेमिली अस्पताल में वो भर्ती थे। आज सुबह वेटिकन सिटी ने उनके निधन की पुष्टि की। पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार होगा। इसमें कई दिनों तक चलने वाले धार्मिक अनुष्ठान होंगे। उनके पार्थिव शरीर को दर्शनों के लिए रखा जाएगा। दुनिया भर से लोग अंतिम संस्कार से पहले उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोप के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि पोप फ्रांसिस के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। दुख की इस घड़ी में दुनिया के कैथोलिक समुदाय के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं।
और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।